हुआ नोट से, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। एनसीईआरटी बुक रखेंगे अपने सामने। ठीक है, इज इट विजिबल? हेलो, यस सर। यस सर। ओके फाइन, रिस्पॉन्ड करते चलेंगे। सो चलिए बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। सो बायोमोलिक्यूल्स मींस द मॉलिक्यूल्स which is present in the living system that together considered as biomolecule. Fine, okay. So इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? शुरुआत में हम मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन विल स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेक्राइड, डाई, ट्राई पॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड, हेटेरोपॉलीसेक्राइड। इसको हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Okay, then we'll start lipid, then protein, nucleic acid, DNA RNA पढ़ेंगे, enzyme पढ़ेंगे। Fine, after enzyme we'll start enzyme खत्म, enzyme inhibition, ठीक ना, enzyme के अंदर भी पढ़ लेंगे enzyme inhibition। Fine, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में। So biomolecules को स्टडी करने के लिए we should have some molecules, ठीक है। So इस molecules को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं by crushing leaf, ठीक है, by crushing leaf और liver tissue, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, प्लांट टिश्यू लो या एनिमल टिश्यू लो, है ना। उसको क्रश करेंगे, पेस्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। फाइन, और जो पेस्ट बन गया इसको फिल्टर आउट करेंगे हम लोग, इस पेस्ट को हम लोग फिल्टर आउट करेंगे। ये देखो, ये रहा फनल, ठीक है, इस फनल से हम फिल्टर कर रहे हैं। तो जिससे उस पेस्ट को, जो सेमी फ्लूइड पेस्ट है, उसको हम फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कुछ मटेरियल्स अंदर की तरफ चला जाना है और कुछ मटेरियल्स ऊपर की ओर रह जाना है, ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऊपर की ओर रह जाना है। नाउ टेल मी, नीचे वाले मटेरियल छोटे होंगे या फिर ऊपर वाले मटेरियल छोटे होंगे? नीचे वाले छोटे होंगे, है ना। उनका साइज छोटा था इसलिए इस मेम्ब्रेन को पार करके नीचे चले गए, है ना। उसको हम लोग कहेंगे एसिड सॉल्युबल पूल। A material which has crossed the filter membrane and has reached the bottom of the container, that can be considered as acid soluble pool. ऊपर वाले को रिटेंटेड प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। फाइन, ओके, चलिए फर्दर। जो एसिड सॉल्युबल पूल है नीचे की ओर चला गया, फाइन, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या कंसिडर करेंगे? नीचे की ओर जो चला गया, जो छोटा छोटा था, उसको कंसिडर करेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स। इस माइक्रोमोलिक्यूल्स का वेट होना है 80 से लेके 800 डाल्टन तक। फाइन, 80 से 800 डाल्टन तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। फाइन, और जो रिटेंटेड है, ऊपर की ओर मटेरियल जो बच चुका है, their molecular weight is going to be more than 1000 Dalton. More than 1000 Dalton. Now do not ask, sir ये 900 कहाँ गया बीच में? ठीक है, एक एवरेज लिया गया है। फाइन, एवरेज लिया गया है, 800 के आसपास रहेगा तो उसको हम लोग माइक्रो में डालेंगे, 1000 तक चला जाएगा तो उसको हम लोग माक्रो में डालेंगे। फाइन, चलिए एक कहानी बता रहे। जब हम ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे ना, जब हम ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे तो हम पाए कि लिपिड ऑयल, ठीक ना, लिपिड यहीं पे प्रेजेंट है। फाइन, लिपिड रिटेंटेड में प्रेजेंट है,
और हमने ये भी फाइंड आउट करा लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट तो भैया 800 डाल्टन के आसपास है। यहाँ पे दो चीजें हो रही है, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है, फाइन। और लिपिड कहाँ पाया जा रहा है, तो लिपिड पाया जा रहा है रिटेंटेड में। तो इसको कहाँ रखेंगे, कंट्रोवर्सी है, फाइन। इसको रखेंगे कहाँ, तो ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, इसको रखेंगे हम लोग, लिपिड को रखेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर ही। इसके बेसिस पे, इसके मॉलिक्यूलर बेसिस पे, मॉलिक्यूलर वेट बेसिस पे इसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर रखा जाता है ना। तो ऊपर क्यों रह गया भैया, छना क्यों नहीं? ऊपर इसलिए रह गया लिपिड बिकॉज लिपिड इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये, जल्दी छोड़ता नहीं है, फाइन। ओके, सो क्लियर है, लिपिड being present in the retented area, it is kept under micromolecule। ठीक है, फाइन, आगे बढ़े। Shall I move forward? Okay. Living organism made up of organic compound as well as inorganic compound, fine, ठीक है। Some elements in the living being are OCNH, ये concentration के basis पे है, fine। OCNH, that is oxygen, is present in more amount, followed by carbon, nitrogen and then hydrogen, fine। कुछ metals भी है जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये सब भी प्रेजेंट है, फाइन। इनऑर्गेनिक मटेरियल को यदि आप स्टडी करना चाहते हो तो आपको उस ऑर्गेनिज्म को जलाना पड़ेगा, सुखा के जलाना पड़ेगा। जलने के बाद जो मटेरियल बच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एश, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द इनऑर्गेनिक मटेरियल, फाइन। कोई भी लिविंग सब्सटेंस में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यदि आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को स्टडी करना चाहते हो, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट को जानना चाहते हो, just burn it. After burning, the leftover material is pure inorganic, fine। Next, ठीक है, elements present on earth and element present in living system has different concentration which are, ठीक है, which are क्या है, depicted below है, depicted below। तो है नहीं कि हम कहां से दिखाएं आप लोग को। Come on, take out NCERT and open this। ठीक है, अर्थ में एलिमेंट कुछ अलग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और हमारे शरीर में कुछ अलग ही कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, फाइन। जैसे कि यहाँ पे देखो, देख पा रहे हो, इज इट विजिबल? Yes, sir. Okay, fine। See the concentration of hydrogen on earth crust, it is 0.14, but in human body it is present in the concentration of 0.5, ज्यादा है। कार्बन 0.3 है, 0.03 है, but in human body it is 18.5, है कि नहीं? देखो तो। और मैंने एक चीज बताया था OCNH, वो भी फॉलो हो रहा है कि नहीं, देखो तो जरा। ये कहां से आ गया, हाँ, OCNH, देखो तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, Yes, sir. फॉलोड बाय कार्बन है, ऑक्सीजन 18%, सॉरी 65%, कार्बन 18%, नाइट्रोजन 3.3%, हाइड्रोजन 0.5%। फॉलो हो रहा है कि नहीं OCNH? ठीक है, फाइन। तो देखेंगे अर्थ क्रस्ट पे
एलिमेंट का कंसंट्रेशन कुछ अलग है, फाइन, और ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर कंसंट्रेशन कुछ अलग है। ओके, सो इसको आप लोग लिखोगे वहां पे, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ चला गया? फाइन, नाउ मेटल इन ह्यूमन इन रेंजेस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, ये सब है। देन फॉलोड बाय कैल्शियम। ये देखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम कमेंट करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो एलिमेंट है जो कि बाय प्रोडक्ट्स है ना। पौधा कुछ केमिकल बना रहा था, कुछ सब्सटेंस बना रहा था, बनाने के दौरान कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी बन गया है ना, कुछ दूसरा चीज भी बन गया, फाइन, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जनरली आर ऑफ नो यूज टू द प्लांट्स। पौधों के लिए उतना जरूरत नहीं रहता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हाँ, लेकिन ये मैनकाइंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पौधा रिलीज करते हैं है ना, जो कि हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लाख, लेटेक्स, गम्स, रेजिन्स, अल्कलॉइड्स, है ना, बहुत सारे टर्पीन्स। ओके, जैसे कि मैं बोलूंगा नीम के पास कड़वा एक प्रॉपर्टी होता है, करेले के पास होता है, तुलसी के पास कुछ प्रॉपर्टी है ना, तो ये सब उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, मेन फ्रेम के मटेरियल्स नहीं है। और देखो वो सब चीजें हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, फाइन, दे आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे जरा स्टेटमेंट। Any significant role in the direct metabolism of an organism is known as secondary metabolites। ठीक है, जरूरी नहीं है ये ना भी पैदा करे तो पौधा ऐसे ही रहेगा, मरेगा नहीं, फाइन, कुछ नहीं होना है उसको। ओके, कुछ यहाँ पे केमिकल का नाम दिया गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इन टेबल 9.3, देखेंगे टेबल 9.3। कहाँ गया 9.3 टेबल नंबर? ये देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पिगमेंट्स है जैसे कि कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, अल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोकेन, कोडीन। मॉर्फिन एंड कोडीन ये नशीले पदार्थ है, ठीक ना, ये पदार्थ है। देन टर्पिनॉइड्स है, एसेंशियल ऑयल्स है, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन से आर्बिन, रिसिन, लेक्टिन से कोकेनावलिन ए, ड्रग्स है विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है लाइक रबर, गम, सेलुलोज, फाइन, सेलुलोज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कह सकते हैं या मनुष्य के रिस्पेक्ट में बनाया गया है, ठीक है, देखिए बनाया गया है, फाइन। तो ये सर लेमन नीट पॉइंट ग्रास ऑफ ऑयल व्यू क्या होता है? क्या? रिपीट योर क्वेश्चन। लेमन ग्रास ऑयल क्या होता है? लेमन ग्रास ऑयल एक प्रकार का ऑयल है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि लेमन से ही निकलता होगा। लेट मी शो यू लेमन ग्रास ऑयल। ये रहा लेमन ग्रास ऑयल, 70 रुपए लीटर है भाई, 1050, इतना छोटा सैशे का लेमन ग्रास ऑयल। दिस इज लेमन ग्रास ऑयल, देखा? इज इट एडिबल और समथिंग एल्स? हाँ, एसेंशियल है तो ये एडिबल है, एडिबल खाया जा सकता है इसको।
मूविंग फॉरवर्ड, कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, द मेजर बायोमॉलिक्यूल्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल and macromolecule. Fine, micromolecule and macromolecule. Okay. So micromolecules का example दे रहा हूँ, monosaccharide, इसके अंदर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, है ना, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, और इधर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, देन यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, फाइन, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए, आरएनए, मैक्रोमोलेक्यूल, फाइन। ये हो गया लिपिड, आप कंसीडर कर सकते हो। लिपिड को किस में रखेंगे, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, फाइन फाइन फाइन। लार्ज लिपिड साइज को हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल्स में रख सकते हैं, अदरवाइज इट कैन बी कैप्ड इन माइक्रोमोलेक्यूल, फाइन। सो सबसे पहले दोनों पैरेलली पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। माइक्रोमोलेक्यूल्स को इकट्ठा करेंगे यदि लार्ज अमाउंट में, है ना, यदि ज्यादा अमाउंट में माइक्रोमोलेक्यूल्स को इकट्ठा कर देंगे हम लोग, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मैक्रोमोलेक्यूल्स में, फाइन, मैक्रोमोलेक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाना है वो। नाउ लेट्स से स्टार्ट वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसको तोड़ेंगे, शब्द को तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। सो इट इज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, it is hydrate of carbon, fine, okay, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, CnH2nOn, या फिर CnH2ON, हाइड्रेट H2O के लिए यूज करते हैं हम लोग, और हाइड्रेट किसका है जी, कार्बन का है ना। हाइड्रेट कहने का मतलब वाटर, और इधर हम लोग कार्बन लिख दे रहे हैं। सो कार्बोहाइड्रेट इज एक्चुअली अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, वाटर मॉलिक्यूल का अटैचमेंट विथ कार्बन, इस तरीके से समझ सकते हो आप लोग, ठीक ना। यहाँ पे देखो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, एन का वैल्यू रेंज कर सकता है 3 से 7, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, ध्यान देंगे। कार्बन का नंबर रेंज होगा फ्रॉम 3 to 7, इनफ, फाइन, इतना ही होना है, उससे ज्यादा नहीं होना है। चलिए देखते हैं, यदि कार्बन का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, कार्बन का वैल्यू 3 रखते हैं तो इट विल फॉर्म ट्राइओसिस, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड, DHAP स्टैंड्स फॉर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। DHAP का मतलब है डाई हाइड्रोजन एसीटोन फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका एब्रिविएशन लिख दूं या चलेगा, shall I write or shall I leave? दीजिए सर। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फाइन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। सो DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड,
ये सब ऐसे कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे मोनोसेक्राइड है जिनके पास सिर्फ 3 कार्बन ही होते हैं। फाइन, ओके। यदि कार्बन को 4 रखेंगे तो वो टेट्रोसिस बन जाएगा, उसका एग्जांपल है एरिथ्रोज, और भी बहुत सारे होंगे। कार्बन को 5 रखेंगे देन इट विल बिकम पेंटोसिस, ठीक है, एग्जांपल है ज़ेलुलोज, राइबोस, इंपॉर्टेंट है राइबोस। फाइन, if we keep the number of carbon to 6 then it forms hexoses. हेक्सोसिस शुगर का एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज जो हम यूज करते हैं। फ्रक्टोसिस दैट इज फ्रूट शुगर, फलों में, पके हुए फलों में पाया जाता है। गैलेक्टोसिस, मेनोसिस, या सॉरी मेनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है ना। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। इफ वी आर कीपिंग द वैल्यू ऑफ n to 7 then it form heptosis, हेप्टा 7, फाइन। और एक हेप्टोसिस शुगर का एग्जांपल मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, सीडोहेप्टिलोज। सीडोहेप्टिलोज इज इंपॉर्टेंट है ना, ये अनकॉमन नाम है इसीलिए ज्यादातर पूछता है। फाइन, सीडोहेप्टिलोसिस, सीडोहेप्टिलोज, फाइन। कोई डाउट यहाँ पे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, shall I move? Shall I move? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, thank you very much. Classification of carbohydrate, है ना, थोड़ा क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं, जान लेते हैं भैया किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करता है ना। अच्छा, यदि मैं चाहूंगा आप लोगों का क्लासिफिकेशन करने के लिए, आप लोगों का, तो आप लोगों का क्लासिफिकेशन मैं क्लास लेवल मतलब स्कूल लेवल पे भी कर सकता हूँ, कॉलोनी लेवल पे भी कर सकता हूँ, ओलंपियाड स्टूडेंट हो उसके लेवल पे भी कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस, हाइट के बेसिस पे कर सकता हूँ, क्लास के बेसिस पे कर सकता हूँ, स्कूल के बेसिस पे कर सकता हूँ, है ना। तो उसी तरह कोई भी चीज का क्लासिफिकेशन 2-3 तरीके से किया जा सकता है ना, 2-3 तरीके से किया जा सकता है। अब देखना होता है कि भैया किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ध्यान देंगे, समझेंगे। फाइन, अब ये सवाल नहीं करोगे सर ये वाला पार्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट तो आप कहीं और बताए थे, इधर भी बता रहे हैं, है ना। तो पिछले बार बताए थे किसी एक के रिस्पेक्ट में, फिर बता रहे हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। फाइन, चलो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को हम बांट सकते हैं मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड with respect to the involvement of number of monosaccharide या फिर unit of sugar, है ना। ठीक है, कितने यूनिट प्रेजेंट है। फाइन, जैसे कि मैं मोनोसेक्राइड कहूंगा, सो मोनोसेक्राइड हैज ओनली 1 यूनिट ऑफ शुगर, ठीक है। मोनोसेक्राइड को तोड़ के 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शुगर प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। मोनोसेक्राइड further cannot be hydrolyzed, cannot be broken down to yield another sugars, समझे कि नहीं मोनोसेक्राइड कहने का मतलब। कम ऑन, थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मोनोसेक्राइड is that sugar which cannot be hydrolyzed to yield another sugars, उसको तोड़ देंगे ना तो अपना प्रॉपर्टी खो देगा। फाइन, एक चीज, दूसरा चीज, अब ये मोनोसेक्राइड के पास 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 कार्बन भी हो सकते हैं। मैक्सिमम कितना कार्बन हो सकता है ज्योत्सना? 7 कार्बन, वेरी गुड। अब दिमाग नहीं लगाएंगे 7 कार्बन वाला में, हम बीच से काट दें, एक 4 कार्बन में और एक 3 कार्बन में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। You cannot hydrolyze the pseudohaptulose into 2 monosaccharides, वो अकेले है, बड़े, उसका हाइट ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक बच्चा उसका हाइट 4 फीट ही है और एक बहुत अडल्ट आदमी है उसका हाइट 8 फीट है,
तो क्या 8 फीट वाले को काट के 2 इंडिविजुअल में बना जा सकता है क्या? No, sir. नहीं बनाया जा सकता। इन दैट मैनर मोनोसेकेराइड चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको काट के 2 शुगर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फाइन है ना? सो मोनोसेकेराइड ऐसा शुगर जिसको तोड़ के 2 शुगर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और इसका कार्बन 3 से लेके 7 तक हो सकता है। देखो जैसे कि ट्राइओसिस हो सकता है, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, है ना, हेप्टलोसिस हो सकता है। Monosaccharide are those sugar which cannot be hydrolyzed to obtain stable saccharides. Fine. Next, oligo. Oligosaccharide कहने का मतलब ऐसे सैकराइड्स होंगे जिनके अंदर 2 से लेके 10 तक यूनिट रिपीट किए होंगे या फिर यूनिट प्रेजेंट होंगे। 2 से लेके 10 तक यूनिट प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। समझ में आया? Yes, sir. बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे बाकी लोग भी। ओलिगो कहने का मतलब 2 से लेके 10 तक यूनिट प्रेजेंट रहना। मान के चलो एक मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज ओलिगोसैकेराइड, है ना, 10 यूनिट से बन के मिल के बना हुआ है, तो उसको हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे कंप्लीटली, तो कितना यूनिट ऑफ शुगर निकलेगा? कम ऑन टेल मी। आई हैव वन 2 to 10. ओलिगोसैकेराइड, यस, जिसमें 10 मोनोसैकेराइड्स रिपीटेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? तो इसको हम लोग कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर देंगे। सो हाउ मेनी शुगर वी विल ऑब्टेन? कितना निकलेगा? 10 निकलेगा ना? Yes, Yes, sir. we will yield 10 sugars, 10 monosaccharides. Fine. So ये ओलिगोसैकेराइड 2 शुगर का भी हो सकता है, 3 शुगर का भी हो सकता है, 4 शुगर का भी हो सकता है। समझे? ठीक है। यदि 2 शुगर से बना होगा तो उसको प्रोनाउंस करेंगे डाइसैकेराइड। फाइन। इफ द शुगर इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स, उसको ट्राइसैकेराइड। 4 से बना रहेगा तो टेट्रासैकेराइड। आप लोग को बस जानना है डाइसैकेराइड। फाइन। सीबीएसई यहीं तक पूछता है, डाइसैकेराइड तक ही पूछता है। ट्राइसैकेराइड जिपमर पूछता है, एम्स पूछता है, बहुत कम पूछता है, रेयरली पूछता है ना? डाइसैकेराइड्स है, कुछ कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। सुक्रोज, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। फाइन। लैक्टोज डाइसैकेराइड है, सुक्रोज है। फाइन। और कुछ डाइसैकेराइड का नाम बता सकते हो? माल्टोज सुने हो? माल्टोज। Yes, sir. सुने। ठीक है। सुक्रोज है, माल्टोज है, ठीक है, लैक्टोज है ना? दीज आर डाइसैकेराइड्स, दीज आर डाइसैकेराइड्स। फाइन। 2 यूनिट से बना हुआ है, इसको फर्दर तोड़ तो कितना मोनोसैकेराइड? ऑब्वियसली 2, है कि नहीं? है या नहीं? हाँ, sir. ओके फाइन। ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल दे रखे हैं, राफिनोस 3 यूनिट से बना हुआ है, 3 शुगर के यूनिट से बना हुआ है, जिसमें यूनिट रिपीट करने वाला है गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फाइन। टेट्रासैकेराइड 4 यूनिट रिपीट करेंगे इसमें, या 4 यूनिट प्रेजेंट रहेंगे इसमें, ठीक है, जैसे कि स्टैचुलोस, ठीक है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। राफिनोस का मतलब क्या है? यही है ना? फाइन ना। अब आते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड पे। कहाँ गया जी? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कहने का मतलब 10 से ज्यादा यूनिट प्रेजेंट रहना, दैट इज कंसिडर्ड एज पॉलीसैकेराइड।
ठीक है, मोनोमर्स रिपीट किए हुए रहेंगे 10 से ज्यादा, एंड उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसेकेराइड। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नाउ पॉलीसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ यूनिट्स आर रिपीटेड। रिपीटिंग यूनिट, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट कैसा है? सो यदि सेम प्रकार का यूनिट रिपीट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ मेनी ज्योत्सना आर देयर, so she will going to form homo jyotsna, ठीक ना? If Millie is there and so many Millie are there and so many jyotsna are there, they are connected end to end, ठीक ना? उसको हम लोग कहेंगे हेट्रो, इसमें क्या कहेंगे, ज्योत्सना और मिली कहेंगे, ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप लोग। यदि एक ही प्रकार का यूनिट बार बार रिपीट करेगा उसको हम लोग कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड, है ना? दूसरा, जिसमें एक से ज्यादा यूनिट रिपीट करेगा उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का रिपीट यूनिट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, फाइन, ठीक है, इट कैन बी मोर देन 1, फाइन। जैसे कि मैं होमोपॉलीसेकेराइड का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए यूनिट बार बार रिपीट कर रहा है, ए है, सिर्फ ए है ना? ये हो गया होमोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जैसे कि ठीक है, इस तरीके से यूनिट रिपीट करेगा। देखो अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जांपल्स है, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इंसुलिन, इनुलिन, INULIN, इनुलिन नॉट इंसुलिन। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल्स हो जाएगा हेमिसेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकन, पेक्टिन, है ना? These are the examples of heteropolysaccharide. Fine. कार्बोहाइड्रेट को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट और म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बेसिस पे ही बांट सकते हैं। कहने का मतलब फंक्शन के बेसिस पे बांट सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कुछ कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर बनाने में काम करते हैं, फाइन। कुछ कार्बोहाइड्रेट पार्टिकुलर फंक्शन करेंगे, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, है ना? स्ट्रक्चर के अलावा भी कुछ पॉलीसेकेराइड ऐसे होंगे जो वाटर को रिटेन करते हैं, पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये हैं क्या, देखते हैं। हाँ, जैसे कि देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, पेप्टिडोग्लाइकन एंड काइटिन। They are considered as structural polysaccharide. They forms the structure of any organism. They forms the structure of cell. इसलिए इसको structural carbohydrate कह सकते हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, पेप्टिडोग्लाइकन, काइटिन को। जैसे कि काइटिन, it forms the cell wall of fungi. Peptidoglycan, it forms the cell wall of bacterium. Pectin, it forms the middle lamella of plant cell. Hemicellulose and cellulose forms the cell wall of plant. Fine. Moving forward, स्टोरेज का तरह काम कर रहे हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि स्टार्च, स्टार्च स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है जी। इनुलिन, ये भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है ह्यूमन बीइंग के अंदर। हेमिसेलुलोज भी एक प्रकार का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, एक्सेप्शनली ओनली इन डेट पाम। डेट पाम के केस में हेमिसेलुलोज सेल वॉल के अंदर भी प्रेजेंट है, as well as it is also stored in the palm body as a reserve food material,
ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड उनको कहेंगे जिसके पास वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है। फाइन, जैसे कि अगार अगार। Shall I move forward? Yes, sir. Thank you. Now मोनोसेक्राइड पढ़ ले थोड़ा आप, 2-3 मोनोसेक्राइड पढ़ते हैं। फाइन, जैसे कि पेंटोजेस और हेक्सोजेस, यही दो पढ़ेंगे। यही दो इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है। पेंटोजेस शुगर कहने का मतलब, पेंटोज शुगर मीन्स 5 carbon sugar. ठीक है, शुगर हैविंग 5 कार्बन। फाइन, दैट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर। एक मिनट। हेलो, हाँ सर, करते हैं सर क्लास में अभी। कहाँ थे हम लोग? पेंटोज शुगर, हाँ, यू सेड समथिंग ज्योत्सना, क्या बोली आप? 5 carbon sugar. 5 कार्बन शुगर। फाइन, एंड हेक्सोजेस मींस 6 carbon sugar. 6 कार्बन शुगर। यही इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक ना, यही ज्यादातर आता है आपके एग्जाम में। सो जो पेंटोज शुगर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो हैगा राइबोज शुगर। राइबोज शुगर इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इसलिए इसको पढ़ेंगे। हेक्सोज शुगर आपका डाइट का शुगर है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, है ना, फ्रक्टोज, ये सब आपके डाइट के शुगर है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हेक्सोज शुगर का, जैसे ग्लूकोज, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। ग्रेप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नारंगी। व्हाट वी कॉल अंगूर. ग्रेप्स इन, अंगूर में रहता है। अच्छा, हमें लगा कि ग्रेप्स का मतलब अमरूद होता है। ठीक है, वो तो guava होता है. गुआवा होता है। तो चिक्कू क्या होता है? वो छोटा छोटा रहता है लाल कलर का, वही ना गुआवा होता है। से चीकू दूसरा होता है. अरे वही ना होता है जो जिसमें वो नारियल का तरह हार्ड होता है, ब्रेन का तरह दिखता है। हाँ। पता नहीं आप किसका बात कर रहे हैं. लिव इट, आई वाज जोकिंग, आई नो कौन क्या होता है। फाइन, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहेंगे। ठीक है, ग्रेप इज वाइडली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग वाइन। ठीक है, इथेनॉल बनाने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है ग्रेप। गैलेक्टोज एंड मेनोज, दे आर एल्डो शुगर। एल्डो शुगर कहने का मतलब, शुगर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्डो शुगर, एक होता है कीटो शुगर। डिफरेंस यही है कि एक का फंक्शनल ग्रुप स्क्रीन एल्डिहाइड नहीं है दिख रहा है अभी. और दूसरे का फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, यही डिफरेंस होता है। एक का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, दूसरे का फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, बताएंगे यहाँ पे हम। देन फ्रक्टोज इज आल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ कीटो शुगर, फ्रक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ कीटो शुगर, बताएंगे। कॉर्न लिकर also have glucose in large amount. कॉर्न लिकर कहने का मतलब, कॉर्न से मक्के का जो जूस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, यूएसए में मक्का यूज होता है in order to extract sugar out of that, in order to prepare sweet material। ठीक है, कॉर्न का इस्तेमाल होता है यूएसए में, अमेरिका में। तो सर यहाँ पर या टेल मी। ये नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं जिससे निकलता है शुगर. शुगर केन मिलता है हमारे यहाँ यूएसए में नहीं मिलता है. में। अच्छा, यूएसए में नहीं मिलता, मिलता है। ठीक है, यूएसए पीपल दे आल्सो यूज टू एक्सट्रैक्ट शुगर आउट ऑफ बीट। ठीक ना, सबसे ज्यादा नोटोरियस एनिमल कोई है इस प्लैनेट पे, सोशल एनिमल, तो वो यूएसए वाले होंगे। फाइन, ओके, व्हाट दे हैव डन, आप लोग को पढ़ना है क्लास 12 बायोटेक में। दे फाउंड आउट वन जीन, वन प्रोडक्ट
ठीक ना, एक प्रोडक्ट था जो कि साउथ अफ्रीका से उन्होंने ऑब्टेन करा है। फाइन, वो एक प्रकार का फल है ना, वो फल बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही मीठा होता है ना, ब्राजील नामक फल है। तो यूएसए गाय ने क्या करा, स्टडी करा और फाइंड आउट करा कि भैया इतना स्वीटनेस उस फल में किसके चलते हैं। उन्होंने जीन को फाइंड आउट कर लिया, है ना। अब क्या करा उन्होंने, उस जीन को निकाल के मक्के में डाल दिया, यूएसए के कॉर्न में डाल दिया और पेटेंट ले लिया। ठीक है, ब्राजील का पेटेंट अब यूएसए के पास है। 2000 गुना मोर स्वीटनर है नॉर्मल शुगर से, है ना। इसको हम लोग बायोपायरेसी कहते हैं। तो शुगर जरूरी नहीं है कि आप शुगर केन से ही ऑब्टेन करो, कहीं से भी कर सकते हो। फाइन, ओके, कहीं से भी कर सकते हो, बस आपके पास मेथड होना चाहिए निकालने का। बहुत सारे कैंडीज बनता है यूएसए में, और उस कैंडी को बनाने के लिए जो शुगर यूज होता है वो शुगर होते हैं आपके कॉर्न शुगर। ठीक है, मक्के से ऑब्टेन करा जाता है। बढ़े आगे। यस सर। फाइन, बहुत चिल्लाना पड़ रहा है जी। नेक्स्ट, हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर को हमने दो भागों में बांट रखे हैं, एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। कम ऑन, एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर, उसका एग्जांपल है आपका ग्लूकोज। कीटो शुगर का एग्जांपल है फ्रक्टोज। ठीक है, एल्डो शुगर कहने का मतलब एक फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड के रूप में, एल्डिहाइड CHO रहेगा। एक है कीटोन, C डबल बॉन्ड O। पता है ना एल्डिहाइड और कीटोन? हाँ सर। फाइन, वेरी गुड, धन्यवाद। चलो देखो यहाँ पे कुछ हम बना रखे हैं, इसको देख के बताएंगे हम। आप बताएंगे कि ये किस प्रकार का शुगर है, कीटो शुगर है या एल्डो शुगर है? एल्डो। दिस इज एल्डो शुगर। फाइन, ये एल्डो शुगर है, ग्लूकोज है ये, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज, C6H12O6। देखो जरा। ग्लूकोज तो रिंग फॉर्म में रहता है ना। हाँ हाँ, ठीक है, ओपन चेन हो सकता है जिसको हम लोग फिक्सचर प्रोजेक्शन कहते हैं, और ये रिंग फॉर्म में भी हो सकता है जिसको हार्वर्ड प्रोजेक्शन भी कहते हैं। फाइन, सी, ध्यान से देखेंगे इस स्ट्रक्चर में OH का पोजीशन किस तरफ है, पहले कार्बन पे O का पोजीशन किस तरफ है, दूसरे कार्बन पे OH का पोजीशन किस तरफ है। ध्यान से देखो जरा, देख लिए तीसरे पोजीशन पे कहीं उल्टा जगह है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है OH का पोजीशन। ऑब्जर्व इट केयरफुली। फाइन, यस सर। now take this structure and change the position of OH at carbon number 2. If you'll do so, then that carbon will convert into mannose sugar. That carbon will convert into mannose sugar. देखिए, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन का पोजीशन हाइड्रोक्सी का पोजीशन चेंज होने के चलते केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया। नेक्स्ट, सेम स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखो, ग्लूकोज को। नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ OH, सिर्फ OH का पोजीशन चेंज करो एट 4th कार्बन। ठीक है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू गैलेक्टोज। समझ में आया? ये गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सर सिर्फ ग्रुप्स को इधर उधर करने से क्यों हो जा रहा है चेंज? यस यस यस, यही तो केमिस्ट्री है। एक हाइड्रोजन हटा दो, एक ऑक्सीजन हटा दो, इसका प्रॉपर्टी बदल जाएगा। DNA और RNA में फर्क क्या है? एक ऑक्सीजन का ही तो फर्क है। हाँ, इसमें डबल होता है OH और इसमें सिंगल होता है। ठीक ना।
इसमें एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे ईपीमर, प्रीवियस हाँ वाले में। ये तो बोलना, हम लोग ईपीमर कहेंगे। ठीक है, ईपीमर कहेंगे। ईपीमर कहने का मतलब पहला कार्बन को छोड़ के किसी दूसरे कार्बन के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मतलब दूसरे कार्बन के फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ईपीमराइजेशन कहेंगे, ईपीमर रिएक्शन कहेंगे। ध्यान देंगे, ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिर फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये मैंने गैलेक्टोज बनाया, मेनोज बनाया इधर। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम ग्लूकोज को अब क्या करने की कोशिश कर रखे हैं, हेमी एसिटल डायग्राम बनाए हैं। हेमी एसिटल कहने का मतलब, ठीक है, पार्शियल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, सर्कल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, रिंग स्ट्रक्चर बनाने की करें पार्शियल। आपका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, नाउ इज इट ऑडिबल? यस सर। ओके, देखेंगे फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में ये रिएक्शन हो रहा है। दिखाता हूं मैं कहीं पे। वो धुंधला है। तीन, चार, 5, 6 हो गया। यहाँ पे OH ग्रुप है, इस तरीके से। फाइन, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है किसके बीच में? द फर्स्ट कार्बन एंड द फोर्थ कार्बन। फर्स्ट तो इसका रीअरेंजमेंट होना है यहाँ पे। सी, यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन और इस कार्बन के पास है क्या। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन कितना है, 1 2। ठीक है, सो सब चीज को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ पे कार्बन एसिटीज रहना है, यहाँ पे कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रखा है। नाउ यहाँ पे प्रेजेंट है 2 ऑक्सीजन, है ना, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, मान के चलो ये वाला ऑक्सीजन चला गया यहाँ पे। फाइन, बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ हाइड्रोजन बच रहा है। फाइन, हाइड्रोजन को अभी पकड़ के रखो ऐसे ही। फाइन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को हम बीच में लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस ऑक्सीजन को हम लोग बीच में लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। और हमने यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर पा रखा है, देखो। और यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओगे C6H12 O6 वाला फंडा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखेंगे।
कैलकुलेट करो जरा, इसमें C6H12O6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैलकुलेट करके बताएंगे। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन, देख के बताएंगे कि इसमें C6H12O6 है कि नहीं है। कैलकुलेट करो और बताओ ये स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है, फिर से मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आप लोग के लिए, यस सर। है ना। सो आप लोग को स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप क्रिएट नहीं करना है, सिंपली ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेना है और ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना लेना है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ दैट इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसको हम लोग पायरेनोज रिंग भी कहते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन भी कहते हैं, पायरेनोज रिंग या फिर हावर्थ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ये अल्फा और डी क्या है? अल्फा, ठीक है, अल्फा और बीटा आप लोग नहीं पढ़े हो केमिस्ट्री में। डी मतलब डेक्स्टो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, डेक्स्टो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, लाइट प्लेन लाइट को, ठीक ना, राइट हैंड साइड में बैंड कर रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में बैंड कर रहा है, उसके बेसिस पे, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाले सर से पूछेंगे तो सर से पूछेंगे, सर ये अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है। डेक्स्टो रोटेटरी, अल्फा रोटेटरी, है ना। जब लाइट को पास करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में बैंड करवा देगा, उसके बेसिस पे ये, ठीक है। अल्फा है ये, दिस इज अल्फा शुगर। और ये देखो ये वाला OH पोजीशन है ना, ये इसको यदि हम उल्टा कर दें, OH को ऊपर कर दें, H को नीचे कर दें, तो वो बन जाएगा बीटा शुगर। फाइन। अल्फा के केस में क्या होता है, पहला पोजीशन और आखिरी पोजीशन का जो फंक्शनल ग्रुप है, OH ग्रुप्स है, वो अगेंस्ट ईच अदर रहेंगे। इसको मैं बताऊं कैसे रिंग बना या फिर मैं छोड़ दूं, रिंग बनने का प्रोसेस नहीं आता एग्जाम में। आई एम लीविंग। फ्रक्टोज देखते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज कीटो शुगर, C6H12O6। फाइन, देखो कीटोन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। फाइन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन में देखेंगे यहाँ पे भी OH ग्रुप दूसरे तरफ है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। नाउ ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, किसके किसके बीच में बनाएंगे, फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे भी फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में ही तो बन रहा था, या दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन है। फाइन, या लिखे हैं यहाँ पे, यस दिस इज फिफ्थ। देखो किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे O है, तो इस O को हमने ले लिया यहाँ पे, और यहाँ वाला जो OH था हम यहाँ पे लिख रखे हैं। सो बन गया एक फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर, दिस इज आल्सो नोन एज फ्यूरेनोस, ठीक है। फ्यूरेनोस रिंग भी कहेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। दिस इज अल्फा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज कन्वर्ट बनाना होता तो क्या करते हम लोग, इस पोजीशन को चेंज कर देते, मतलब हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते। देखेंगे H को हमने इधर कर दिया और CH2OH इधर कर दिया, ठीक है। अब ये वाला OH और ये वाला ग्रुप, यहाँ पे ये C6H12 कहाँ से आ गया यार, CH2OH है यहाँ पे,
ठीक है, 6th कार्बन है ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक ही डायरेक्शन में आ गया। देखो अब ये बन गया आपका बीटा शुगर, कैन बी प्रोनाउंस्ड एज बीटा शुगर, बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, बीटा फ्रक्टोज प्रोनाउंस करेंगे इसको। फाइन फाइन। राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रखे हैं। देखो पेंटोस शुगर जिसका नाम है C6H12O6। स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आता है पहचानने के लिए। देखेंगे हाइड्रोजन OH ग्रुप कहाँ कहाँ पर है यहाँ पे। फाइन, ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कौन सा शुगर होगा, अल्फा या बीटा? अल्फा। वेरी गुड, अल्फा पेंटोस शुगर। फाइन, अल्फा हो जाएगा ये, ऊपर की ओर रहता तो बीटा हो जाता। बीटा कैसे लिखेंगे हम लोग, बीटा का स्ट्रक्चर बना पाओगे? नीचे बना के दिखाओ तो। फॉलो करेंगे जरा हमें, इस तरीके से कुछ बनना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा पेंटोस शुगर? कोई डाउट? कोई डाउट? सर फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। कुछ माल्टोस, ठीक है, डाइसैकेराइड कब बनता है, जब दो यूनिट्स को ज्वाइन करते हैं, जब दो मोनोमर्स को ज्वाइन करते हैं उसको डाइसैकेराइड कहेंगे। सो आप लोग को ये नहीं जानना है कि कैसे बन रहा है, फाइन, एग्जाम में नहीं पूछेगा कैसे बन रहा है। सो माल्टोस में जो यूनिट है, रिपीटेशन यूनिट, दैट इज व्हाट, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, एंड दे आर joined together by alpha 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फाइन, यदि आपको जानना है तो स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, और कर लेंगे। देखिए मोटा मोटी बता रहा हूँ, दिस इज अल्फा शुगर। अल्फा शुगर के केस में जानते हैं ये वाला H ये वाला OH ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फाइन, ये भी अल्फा शुगर है, देखो ये वाला OH और ये वाला OH ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब हम यहाँ पे बॉन्डिंग करना है, पहले शुगर का चौथा फर्स्ट पोजीशन से, पहले शुगर का फर्स्ट पोजीशन से, दूसरे शुगर का फोर्थ पोजीशन से। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहला शुगर का पहला कार्बन, पहला शुगर का पहला कार्बन, दूसरे शुगर का फोर्थ कार्बन। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है ना, देखो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ है ना। यहाँ से हम पानी निकाल देंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, हाइड्रोजनेस काम करे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है, डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बोल सकते हैं, हुआ यहाँ पे, जिसके चलते देखो ठीक ना, पानी निकल गया है, ऑक्सीजन बच गया, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब इस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम नाम दे रहे हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फाइन, नेक्स्ट हम दर्शा रखे हैं यहाँ पे लैक्टोज। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। देखेंगे दोनों में बीटा यूज है, बीटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाना है, ठीक है, दिस इज बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। देखो बीटा कहने का मतलब ऊपर की ओर OH चला जाना, एक ही डायरेक्शन में हो जाना,
है ना। तो यहाँ पे भी जो बॉन्डिंग हो रहा है किसके किसके बीच में, यस 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पहले शुगर का पहला कार्बन, दूसरे शुगर का चौथा कार्बन, और यहाँ से देखो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हुआ और बन गया यहाँ पे बीटा 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बस ये और ये, है ना, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यदि सुक्रोज हम बनाना चाहे, बहुत इंपॉर्टेंट है सुक्रोज। सुक्रोज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज है बीटा फ्रक्टोज। ध्यान देंगे क्या चीज से बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के बनाया जा रहा है सुक्रोज, है ना। सो बॉन्डिंग कहाँ कहाँ हो रहा है देखेंगे, ठीक है। ये रहा आपका अल्फा ग्लूकोज, नीचे की तरफ OH है, ये है बीटा फ्रक्टोज, बीटा केस में ऑक्सीजन ऊपर की ओर होगा, फाइन। पहला कार्बन, इसका भी पहला कार्बन, फाइन। तो यहाँ पे जो पहला कार्बन है वो हाईली रिएक्टिव है, यहाँ पे पहला कार्बन का OH ग्रुप यूटिलाइज हो जा रहा है, यहाँ पे पहला कार्बन का OH ग्रुप यूटिलाइज हो गया, है ना, और बॉन्ड बन गया अल्फा 1 बीटा 2, सॉरी सेकेंड पोजीशन पे यूज हो रहा है ना, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, यस, ठीक है ना, क्योंकि कीटोन शुगर के केस में फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप दूसरे पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है। बॉन्डिंग तो बन गया यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे फ्री OH ग्रुप नहीं है, ठीक ना। जो फंक्शनल ग्रुप था कीटोन और एल्डिहाइड, ध्यान से सुनेंगे, इसके पास एल्डिहाइड था और इसके पास था कीटोन, फाइन। दोनों का फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रखा है बॉन्ड बनाने में, इसके पास अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, इसीलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, फाइन। नाउ इट हैज बिकम लेस रिएक्टिव, दैट इज व्हाई सुक्रोज इज कंसिडर्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन आता है यहां से जी, इट इज नॉन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसलिए आ रखा है क्योंकि इसका दोनों फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का OH, ठीक ना, एल्डिहाइड का ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों यूज्ड अप हो रखा है बॉन्ड बनाने में, फाइन। टेस्ट फॉर सैकराइड्स, देखो रिएजेंट क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, फेलिंग्स बेनेडिक्स, ठीक है। ये क्या करता है, Cu2 पॉजिटिव आयन को, क्या लिखे हैं यहाँ पे, क्यूप्रिक आयन has cupric ion. This cupric react free part of the aldehyde and ketone and gives black red precipitation. तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन लैक्टोज के साथ देगा, ठीक है, माल्टोज के साथ देगा, लेकिन सेक्राई इसके साथ नहीं देगा, ठीक है, सुक्रोज के साथ नहीं देना है, बिकॉज इसके ना तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है ना ही कीटोन ग्रुप फ्री है। बाकी दो में जो दो पहले कर चुके हैं उसका एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहता है, समझ में आया। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर लेस रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होता है, और यही रीजन है कि प्लांट के केस में ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के अंदर सुक्रोज के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, फाइन। किसी को कुछ डाउट पूछना चाहेगा पूछ सकता है, आई एम गिविंग यू टाइम। इसको हटाओ, ट्रेलोस, नो नीड।
सिर्फ सुक्रोज ही रिड्यूसिंग शुगर है और भी बहुत सारा जिसका फंक्शनल ग्रुप मास्क हो रखा है, खत्म हो रखा है ना। आप पॉलीसेकेराइड बनाइए या फिर डाइसेकेराइड बनाइए, यदि दोनों एंड पे ना तो कीटोन ग्रुप बचेगा ना ही एल्डिहाइड ग्रुप बचेगा, उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। आप हाइपोथेटिकल शुगर बना लीजिए, है ना, जिसका कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों यूज्ड अप हो रखा है बॉन्ड बनाने में, उसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो सुक्रोज के केस में एल्डिहाइड ग्रुप पहला पोजीशन पे है, कीटोन ग्रुप दूसरा पोजीशन पे है, दोनों आपस में, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अपना फंक्शनल ग्रुप को पार्टिसिपेट करवा रखे हैं, है ना। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप तो खत्म हो गया, अब ये लेस रिएक्टिव हो गए, ना कीटोन ग्रुप बचा ना एल्डिहाइड ग्रुप बचा, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कह रहे हैं। लेकिन आप माल्टोस में देखो, उसका रिएक्शन हो रहा था पहला और चौथे से, तो जिसका चौथा ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड बनाने में, उसका पहला ग्रुप तो खाली है ना, मींस इट्स एल्डिहाइड ग्रुप इज फ्री टू रिएक्ट। पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। डाइसेकेराइड ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, कम ऑन। और कुछ क्वेश्चन? पॉलीसेकेराइड I'll deal in next class. इसको मैं भेज रहा हूँ, देखे, पढ़ें, कुछ डाउट हो रहा है तो सवाल करें। एक दूसरा डाउट है हाँ बोलो। सर, एपोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? एपोप्लास्ट का फंक्शन, ये जब पढ़ा रहे थे कहाँ था तुम्हारा दिमाग? एपोप्लास्ट का फंक्शन नहीं है, दैट इज प्रोसेस। कौन बोला फंक्शन क्या है? दैट इज अ प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल टू जाइलम थ्रू सेल वॉल रीजन through middle lamellar region, that is called apoplast movement, that is a process. इसको मैंने सेव किया, कहाँ गया? कहाँ गया यार? ठीक है, ज्योत्सना समझ में आया? फिर से बोली सर। Apoplast means movement of water or minerals through cell wall, ठीक है, through interstitial spaces. उसको Yes, कहते sir. हैं हम लोग एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट वाटर मूवमेंट कहने का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रॉसिंग द साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग सिम्प्लास्ट। इसको मैंने सेव किया, कहाँ गया? क्यों? हाँ लिखा हुआ तो है।
ठीक है, इसको मैं भेज रहा हूँ, नोट्स बनाएंगे। एंड ज्योत्सना, आप Yes, मुझे sir. सेंड करोगे, साइटोलॉजी पहला चैप्टर का नोट्स। Okay, sir. और जिसने भी बनाया हो सब लोग सेंड करेंगे। मिली, आप भी, शी इज नॉट देयर आई टुडे। सो कल से फेस्टिवल स्टार्ट है। किन लोगों का एग्जाम हो गया, किन लोगों का एग्जाम होना बाकी है? Sir, मेरा होना बाकी है, कब होगा, दुर्गा पूजा के पहले या बाद? बाद ही में होगा। फाइन फाइन फाइन। rest other might be appearing in the exam. Okay guys, I'm signing off. We'll meet in the next class. पढ़ते रहेंगे ना। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लिपिड, उसके बाद अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम। ठीक है, यदि बुक से करेंगे, नोट से करेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा। फाइन, उसके बाद मियोसिस, माइटोसिस, अब चलेगा बुक से ही। ठीक है, अब बुक से ही चलना है, क्योंकि मार्च बोल रहे हैं, दिसंबर तक खत्म करना है सिलेबस आप लोग का, दिसंबर जनवरी तक। Okay, so I'm signing off. Thank you, sir.